हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। सोशियोलॉजी की सीरीज़ में आज हम डिस्कस करेंगे इनइक्वालिटी, पेपर 1 के 5th चैप्टर का, जिसका नाम है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन एंड मोबिलिटी। इनइक्वालिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इक्वालिटी, इनइक्वालिटी, पावर्टी, ये सारी चीज़ें, हायरार्की, ये सब कुछ हम इसमें डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में हम डिस्कस करते हैं इनइक्वालिटी क्या होती है। तो जैसे हमने देखा था कि फ्रेंच रेवोल्यूशन वाज द स्टार्टिंग पॉइंट for the subject of sociology. Auguste Comte, derived this or coined this term, और उसका जो एक मेजर ट्रिगर था वो था इनइक्वालिटी। ऑफ कोर्स हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था कि इक्वालिटी के लिए सोशियोलॉजी हमने पढ़नी शुरू की, लेकिन इनइक्वालिटी की वजह से हमने सोशियोलॉजी पढ़नी शुरू की। तो इनइक्वालिटी इज दैट ट्रिगर विच लेड टू द, यू कैन से, दिस इज एंटायर थिंग कि हम साइंटिफिक चीज़ों को या साइंटिफिक फैक्ट्स को सोसाइटी पे अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि हम सोसाइटी को कितना प्रिडिक्ट कर सकते हैं, कितना बढ़िया बना सकते हैं। तो इनइक्वालिटी उसी एस्पेक्ट में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। तो अब इनइक्वालिटी होती क्या है? इनइक्वालिटी होती है जब आप समाज में अलग अलग तरह के लोगों को अलग अलग इंपॉर्टेंस देते हो, उसे हम इनइक्वालिटी कहते हैं, राइट। इन शॉर्ट, तो अलग अलग थिंकर्स ने इनइक्वालिटी के ऊपर अलग अलग अपने कॉन्सेप्ट्स दिए, वो हम सभी एक बार इस वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन की 4 स्टेजेस होती हैं, या इसका प्रोसेस जो है उसमें 4 स्टेजेस होती हैं कि जो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है उसमें इनइक्वालिटी किस तरह से आती है। ये 4 चीज़ों की वजह से आती है। सबसे पहले तो आप डिफरेंशिएट करते हो। डिफरेंशिएशन यानी कि आप जब किसी को भी देखते हो, यानी कि आपने देखा कि ये बंदा गोरा है, ये काला है, या ये लंबा है और ये छोटा है ना, तो आप, या ये अमीर है या गरीब है, तो आप डिफरेंशिएट करने की कोशिश करते हो। तो डिफरेंशिएशन सबसे पहले लोगों द्वारा परसीव की जाती है, दैट इज द फर्स्ट स्टेप। दूसरे नंबर पे फिर आप रैंकिंग करते हो, एलिमेंट्री कंपेयर करते हो आप कि ये वाला किस तरह का है, ये वाला किस तरह का है, यू रैंक देम ऊपर नीचे करके। फिर आप उन्हें इवैल्यूएट करते हो कि अगर ये रैंकिंग मैंने ऊपर दी थी और इसे मैंने रैंकिंग नीचे दी थी, तो इसमें क्या देखा मैंने कि मैंने इसको ऊपर रैंकिंग दी, और इसमें क्या देखा कि मैंने इसको नीचे रैंकिंग दी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने अमीर बंदे को ज़्यादा बढ़िया माना तो क्यों माना, वट इज़ द वैल्यू दैट आई अटैच टू दैट स्ट्रेटम। एंड अगर मैंने गरीब बंदे को इतना अच्छा नहीं माना तो क्यों नहीं माना, दैट इज इवैल्यूएशन, आप इवैल्यूएट करते हो। फिर चौथे नंबर पे आती है रिवॉर्डिंग एंड पनिशमेंट वाली स्टेज, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। अब यहाँ पे पनिशमेंट का मतलब ये नहीं है कि आप उसे कोई सजा दे रहे हो, यहाँ पे पनिशमेंट का मतलब है यू नॉट चूजिंग देम इज अ फॉर्म ऑफ पनिशमेंट सॉर्ट ऑफ, और आप जिसको ज्यादा वैल्यू दे रहे हो उसे आप सॉर्ट ऑफ रिवॉर्ड कर रहे हो। अब मान लीजिए ऐसी ही एक एग्जांपल कि कोई लड़का लड़की की शादी होनी है। अब अगर लड़की कहे कि जो मेरा पति है वो मुझसे ज़्यादा कमाने वाला होना चाहिए, राइट, तो ये इसका क्या मतलब हुआ कि सबसे पहले उसने दिमाग में एक डिफरेंशिएशन क्रिएट की होगी कि भाई कम कमाने वाले लड़के होते हैं, ज़्यादा कमाने वाले लड़के होते हैं। फिर उसने रैंकिंग दी कि भाई ज़्यादा कमाने वाला बढ़िया है और कम कमाने वाला कम बढ़िया है। उसके बाद फिर उसने इवैल्यूएट किया कि ज़्यादा कमाने वाला क्यों बढ़िया है, इवैल्यूएट किया उसने, तो उसने उसको वैल्यू दी कि भाई ये मेरे खर्चे उठा पाएगा, ये मेरे नखरे उठा पाएगा, ये मुझे ये शॉपिंग करा देगा, ये करा देगा, और जो कम कमाने वाला है वो ये सब नहीं करा पाएगा। और फिर वो रिवॉर्ड कैसे करेगी, ज़्यादा कमाने वाले को चूज कर लेगी एज अ लाइफ पार्टनर, कम कमाने वाले को प्रॉबेबली रिजेक्ट कर देगी। यही चीज़ हम लड़के के बारे में भी कह सकते हैं कि लड़का हो सकता है, अब हमारी सोसाइटी की बात करें तो लड़का हो सकता है लड़की के रंग को लेकर बहुत ज़्यादा वैल्यू अटैच कर दे कि भाई सांवली लड़कियां होती हैं, काली लड़कियां होती हैं, गोरी लड़कियां होती हैं, ये डिफ्रेंसिएशन हो गई। फिर वो रैंकिंग देगा कि भाई गोरी लड़कियां सबसे बढ़िया, फिर सांवली, और फिर काले रंग वाली। अब उसके पीछे रीज़न कोई भी हो सकते हैं। जैसे इंडियंस के केस में हमारी जो सोशल कंडीशनिंग हुई है पिछले 200 250 सालों में, कि ब्रिटिश यहाँ पे आके रूल करके गए और हम में एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भर गए। इतना इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कि अगर हम केएफसी या मैकडोनल्ड्स में भी जाते हैं तो वहाँ पे जाके हम भी इंडियन हैं और वो इंसान भी उधर इंडियन खड़ा है, लेकिन हम उसे जाके इंग्लिश में ऑर्डर करते हैं कि 2 मैक चीज़ बर्गर्स प्लीज़। हम उसे ये नहीं कहते कि भाई 2 बर्गर देना। क्यों? हम भी हिंदी जानते हैं, वो भी हिंदी जानता है, हिंदी पंजाबी हम लोग जानते हैं, पर फिर भी हमें लगता है कि हम सोशली इतने इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, हमें लगता है कि यहाँ आके हमें इंग्लिश में ऑर्डर करना पड़ेगा। दैट वुड मेक सेंस अगर वो इंसान भी अंग्रेज हो, तब तो कोई बात भी बनती है। तो कहने का मतलब है कि हमारी कंडीशनिंग कैसे हुई है वो हमें पता नहीं चलता लॉन्ग टर्म में। तो हमारी कंडीशनिंग इंडियंस की इन जनरल ऐसी है कि हमें गोरा रंग ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है, तो वो लड़का कह सकता है कि भाई रैंकिंग के अकॉर्डिंग गोरा रंग वाली लड़की ऊपर, फिर उससे कम, फिर उससे कम। फिर वो इवैल्यूएट करेगा कि मैंने गोरे रंग को ज़्यादा वैल्यू क्यों दी,
है ना, इवैल्यूएट कर रहा है वो कि भाई ये मुझे ज़्यादा सुंदर परसीव हो रही है, वो सोसाइटल परसेप्शन ऐसी बन गई है, ये मुझे कम सुंदर लग रही है, और फिर वो रिवॉर्ड करेगा, गोरे रंग वाली लड़की से शादी कर लेगा और कम गोरे रंग वाली को या सांवले रंग वाली को रिजेक्ट कर देगा। रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। तो ये 4 स्टेजेस होती हैं जिससे सोशल स्ट्रैटिफिकेशन होती है किसी भी तरीके से, चाहे वो क्लास है, कास्ट है, रेस है, इनकम बेस्ड है, एजुकेशन बेस्ड है, आप इस तरह से रैंकिंग करते हो। कम पढ़ा लिखा, ज़्यादा पढ़ा लिखा, कम प्रोफिशिएंट, ज़्यादा प्रोफिशिएंट, कम स्किल्ड, ज़्यादा स्किल्ड, कुछ भी, उसमें हम जो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन या डिवीजन या हायरार्की क्रिएट करते हैं वो इन 4 प्रोसेसेस से गुजरती है। डिफरेंशिएट, रैंक देम, इवैल्यूएट देम एंड रिवॉर्ड देम। अब इसके ऊपर अलग अलग थिंकर्स के अलग अलग व्यू पॉइंट्स हैं, जिनमें 2 थिंकर्स के व्यू पॉइंट हम सबसे इंपॉर्टेंट करेंगे। एक तो है आंद्रे बेते। आंद्रे बेते ने कॉन्सेप्ट दिया क्यूमुलेटिव और डिस्पर्स्ड इनइक्वालिटी का। इसके ऊपर यूपीएससी में क्वेश्चन भी आ चुका है क्यूमुलेटिव और डिस्पर्स्ड इनइक्वालिटी पे। तो अब इनके अकॉर्डिंग क्या है, आंद्रे बेते के अकॉर्डिंग 3 तरह की स्टेटस होते हैं, 3 तरह की यू कैन से इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। एक होती है क्लास, दूसरा होता है स्टेटस, और तीसरी होती है पावर या पॉलिटिकल पावर या फिर पार्टी। इसके लिए टर्म पार्टी यूज करते हैं कि पॉलिटिकल पावर कितनी है। तो क्लास यानी कि यहां पे हम इकोनॉमिक बात कर रहे हैं, स्टेटस यानी कि हम सोशल बात कर रहे हैं, और पावर या पार्टी यानी कि हम पॉलिटिकल बात कर रहे हैं। घूम फिर के बात वहीं आ गई, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकली इंसान कितना एम्पावर्ड है, कितना वेल टू डू है। तो क्लास, स्टेटस, पावर, CSP एक तरह से आप इसको कह सकते हो। तो अब आंद्रे बेते के अकॉर्डिंग जब ये तीनों रिवॉर्ड्स ओवरलैप करते हैं, एक ही ग्रुप वेल्थ यानी कि क्लास, प्रेस्टीज यानी कि स्टेटस और पावर, तीनों चीजें जब इकट्ठे होल्ड करता है तो उसे हम कहते हैं क्यूमुलेटिव इनइक्वालिटी। अब ये क्यूमुलेटिव इनइक्वालिटी क्यों हुई? बिकॉज फिर अगर कुछ लोग ये सब कुछ होल्ड करते हैं तो कई लोग नहीं भी करते होंगे, तो ये हो गई क्यूमुलेटिव इनइक्वालिटी। और डिस्पर्स्ड इनइक्वालिटी क्या होगी कि रिवॉर्ड्स जो है वो स्प्लिट हो जाते हैं, यानी कि कोई एक ऐसा ग्रुप होगा जिसके पास क्लास होगी पर शायद स्टेटस नहीं होगा। लेट अस से कोई लोअर कास्ट का इंसान है, वो बहुत अमीर बन गया, उसने पैसे कमा लिए, लेकिन समाज में उसका स्टेटस शायद अब भी लोअर कास्ट वाला ही रहेगा। तो उसके पास इनमें से कोई एक चीज आ गई, बाकी नहीं आई, तो उसे हम कहेंगे डिस्पर्स्ड इनइक्वालिटी। ऑन दी अदर हैंड कोई ग्रुप हो सकता है जिसके पास स्टेटस समाज में अच्छा हो लेकिन पैसे ना हो, क्लास ना हो, जैसे कि कोई ब्राह्मण हो सकता है, कोई सो कॉल्ड हायर कास्ट हो सकता है जिसका स्टेटस सोसाइटी में अच्छा होगा लेकिन क्लास शायद अच्छी ना हो, शायद पावर उसके पास ना हो। तो इसे हम कहेंगे डिस्पर्स्ड इनइक्वालिटी। क्यूमुलेटिव इनइक्वालिटी, डिस्पर्स्ड इनइक्वालिटी। इसी से मिलता जुलता कॉन्सेप्ट दिया जेरार्ड लेंस्की ने, जिसे हम कहते हैं स्टेटस इनकंसिस्टेंसी एंड स्टेटस क्रिस्टलाइजेशन। स्टेटस इनकंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि आपके पास इन तीनों में से किसी एक क्राइटेरिया पे अच्छा यू कैन से पावर है, यानी कि क्लास है आपके पास बाकी नहीं है, या क्लास नहीं है स्टेटस है, या फिर ये दोनों नहीं है लेकिन पावर है। तो अगर ऐसा है तो वो स्टेटस इनकंसिस्टेंसी हो जाएगी नो। आप फिर दूसरी चीज भी लेने की कोशिश करोगे, वो एक अलग बात है, राइट। तो स्टेटस इनकंसिस्टेंसी बोलते हैं इसको। तो इस तरह की सोसाइटीज में कन्फ्लिक्ट्स होने के चांसेस होते हैं, राइट। अब जैसे अभी रिसेंटली कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट हुए हैं, तो कॉकरोच जनता पार्टी वाले प्रोटेस्ट में मोस्टली जेनजी प्रोटेस्टर्स थे। क्या जेनजी के पास क्लास है सबके पास? क्या वो सभी बहुत अमीर लोग थे? नो, नॉट नेसेसरीली। क्या उन सबके पास स्टेटस था? नॉट नेसेसरीली। तो उनके पास क्या था? पॉलिटिकल पावर, जिसकी वजह से उनकी बात सुनी गई। क्या पॉलिटिकल पावर थी उनके पास? ऑल ऑफ देम और मोस्ट ऑफ देम हैव द राइट टू वोट। अच्छे खासे 10-15 करोड़ जेनजी हैं इंडिया में, जिनकी उम्र 16 साल से लेके 29 साल के बीच में है, राइट। 15-20 करोड़ के करीब हैं, जो कि सारे या तो वोटर्स हैं या होने वाले हैं। और एंड मोस्ट ऑफ देम आर वेरी वेल अवेयर, उनके पास सोशल मीडिया है, उनके पास एजुकेशन है। तो सरकारें जो एक्ट करना शुरू हो गई हैं कि अब एजुकेशन मिनिस्टर ने रिज़ाइन कर दिया, या हम कहें कि सारी पार्टीज जो है अब जेंजू को लुभाने में लगी हुई हैं, तो उसका एक रीज़न ये है दैट आउट ऑफ दीज 3 दे हैव एटलीस्ट पार्टी और पॉलिटिकल पावर इन अ सेंस कि उनके पास से है, उनके पास वॉइस है, लेकिन उनके पास बाकी 2 नहीं है, तो इसलिए कन्फ्लिक्ट हो रहा है, राइट। तो एक तरह से ये एक एग्जाम्पल हो गई। और कन्फ्लिक्ट का मतलब यहाँ ये नहीं है कि हमेशा नेगेटिव इसकी कॉनोटेशन होगी। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब है कि कुछ वो चेंज करना चाह रहे हैं। उसके बाद स्टेटस क्रिस्टलाइजेशन क्या होगी?
स्टेटस क्रिस्टलाइजेशन होगी कि किसी के पास तीनों चीजें हैं या तीनों चीजें ही नहीं हैं। तीनों चीजें हैं का मतलब कोई बहुत अमीर इंसान है, उसका समाज में स्टेटस है, सोशल कैपिटल बहुत अच्छी है और उसके पास पावर भी है। लेकिन ऑन द अदर हैंड कोई एक लेट से लोअर कास्ट का इंसान है जिसका स्टेटस नहीं है, उसके पास पैसे नहीं है, बहुत गरीब है वो, और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन भी नहीं है, शायद उसके पास राइट टू वोट भी नहीं है या पॉलिटिकल कोई कनेक्शन नहीं है। तो इन दोनों ही सिचुएशंस में कन्फ्लिक्ट होने का चांस बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि कोई इनकंसिस्टेंसी नहीं है, क्रिस्टलाइजेशन है कि अब जो जिसके पास तीनों चीजें हैं उसके पास सब कुछ है, जिसके पास तीनों ही नहीं है उसको किसी चीज की शायद इच्छा भी नहीं होगी, उसे पता भी नहीं होगा कि मैं किन किन चीजों के लिए मुझे जिंदगी में एस्पायर करना चाहिए। तो ये हो गई स्टेटस क्रिस्टलाइजेशन। ये कॉन्सेप्ट दिया था जेरार्ड लेंस्की ने। फिर आंद्रे बेते का ही एक और कॉन्सेप्ट है इनइक्वालिटी को लेके, जिसे हम कहते हैं हार्मोनिक और डिसहार्मोनिक सिस्टम। अब यहाँ पे अगर इन जनरल पार्लांस हम देखें, किसी को पूछें कि भाई हार्मोनिक सिस्टम क्या होता है, तो वो कहेगा कि वो समाज जिसमें सभी लोग हार्मनी से रहते हैं, जिसमें सब कुछ बहुत अच्छा है। तो ये ऐसा एक्चुअली में नहीं है। हार्मोनिक सिस्टम का मतलब होता है जहां पे व्हाट यू प्रीच एंड व्हाट यू प्रैक्टिस आर द सेम। अब अगर आप गलत प्रीच कर रहे हो और गलत ही प्रैक्टिस कर रहे हो तो भी हार्मोनिक सोसाइटी ही होगी वो। जैसे कि अगर हम लेटर वैदिक एज की बात करें, इंडिया में लेटर वैदिक एज जो टाइम होता था उसमें वर्ण सिस्टम था, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। ब्राह्मण जो है वो पढ़े लिखे होंगे, वो शास्त्रार्थ करेंगे। जो आपके ब्राह्मण के बाद क्षत्रिय आते हैं, क्षत्रिय जो है वो वॉरियर्स होंगे, जो वैश्य हैं वो मर्चेंट्स होंगे, ट्रेडर्स होंगे, पैसे का काम करेंगे, और जो शूद्र हैं वो क्लीनिंग का काम करेंगे। तो अब शास्त्रों में भी यही पढ़ाया जा रहा है और एक्चुअल सोसाइटी में भी यही यही किया जा रहा है। तो हार्मोनिक सोसाइटी थी। लेकिन अगर हम आज के मॉडर्न समाज को देखें तो हमारे सारे लॉज तो कहते हैं कि जी इक्वालिटी होनी चाहिए, किसी फॉर्म में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, किसी भी तरह से कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन भी हमारा यही कहता है। आर्टिकल 17 कहता है अनटचेबिलिटी अबॉलिश करो, आर्टिकल 18 कहता है टाइटल अबॉलिश करो, आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी की बात करता है। तो ऑफ कोर्स ऑल दोज थिंग्स आर देयर विच वी प्रीच, विच वी वांट टू अचीव। लेकिन असल जिंदगी में बहुत कुछ अच्छा है, लेकिन उतना अच्छा नहीं है जितना कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है या जितना लॉज एस्पायर करते हैं। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन व्हाट अवर लॉज एंड द सिस्टम प्रीचेस एंड व्हाट इज एक्चुअली इन प्रैक्टिस। तो यहां पे आ जाता है डिसहार्मोनिक सिस्टम, राइट। तो हार्मोनिक सिस्टम, डिसहार्मोनिक सिस्टम। हार्मोनिक सिस्टम जहां पे जो पढ़ाया जा रहा है, जो प्रीच किया जा रहा है और जो सोसाइटी में हो रहा है वो सेम है, और डिसहार्मोनिक जहां पे इन दोनों में कोई ना कोई डिस्पैरिटी है, कोई ना कोई कंफ्लिक्ट है। तो ये हुआ हार्मोनिक डिसहार्मोनिक सिस्टम। इसके अलावा एक थिंकर हैं लुई डुमॉन्ट। डुमॉन्ट जो हैं या डुमो जो हैं, ये एक कॉन्सेप्ट देते हैं। ये जब इंडिया को देखते थे तो इन्होंने देखा कि इंडिया में तो भाई हायरार्की ही बहुत है। तो इन्होंने एक टर्म यूज की थी, होमो हायरार्किकस। इस नाम से शायद इनकी एक बुक भी है। तो इन्होंने कहा होमो हायरार्किकस। तो हायरार्की का मतलब होता है बहुत सारे लेवल्स, होमो मतलब ह्यूमंस। तो इन्होंने कहा कि भाई इंडिया में है होमो हायरार्किकस, बहुत सारे लेवल्स हैं, बहुत सारे स्टेटा हैं, इतनी कास्ट ही नहीं खत्म होने पे आ रही हैं। जब भी मैं ये वाली टर्म सुनता हूँ तो मुझे एक टर्म याद आती है, आर्टिकल 15 मूवी याद आ जाती है मुझे। आर्टिकल 15 में एक सीन है, ये शायद मैंने आपको पहले भी बताया था, जिसमें जो मेन हीरो है, जो आईपीएस ऑफिसर दिखाया है, वो सभी पुलिस वालों को उसकी कास्ट, उनकी कास्ट पूछ रहा होता है, ये जानने के लिए कि इंडिया में कास्ट सिस्टम कैसे वर्क करता है। तो वो सीन रिमाइंड्स मी ऑफ होमो हायरार्किकस। तो उसको पता चलता है कि भाई इंडिया में तो बहुत ही ज़्यादा हायरार्की है ह्यूमन बींग्स में, कोई ऊंच है, कोई नीच है, कोई उससे भी नीचे है, कोई उससे भी ऊपर है। जबकि वो कहता है कि वेस्टर्न सोसाइटीज में होता है होमो इक्विलस, कि भाई सभी लोग इक्वल होते हैं। सो दिस इज व्हाट ही सेड, ल्यूई डुमो। तो इनइक्वालिटी जो है वो क्या होती है, वो किस तरह से उसका प्रोसेस होता है, कैसे हम डिसाइड करते हैं इनइक्वालिटी को, और आंद्रे बेते, जेरार्ड लेंस्की और लुई डुमॉन्ट के इसके ऊपर क्या क्या विचार हैं। इसके अलावा कुछ और थिंकर्स हैं, जैसे अगर आप बी आर अम्बेडकर को देखेंगे तो बी आर अम्बेडकर कुछ कहेंगे इस पे। जो कार्ल मार्क्स हैं वो इनइक्वालिटी को बोलेंगे कि जी कैपिटलिज्म की वजह से इनइक्वालिटी है ना। तो सबके अपने अपने इसके ऊपर विचार हैं। तो इनइक्वालिटी के बारे में ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। इफ़ यू ऑफ कोर्स कोट दीज थिंकर्स और इनके नाम और ये वाले आइडियाज़ आप वहाँ कोट करेंगे तो आपको ऑफ कोर्स बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं। और इन पे तो सीधे सीधे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि क्यूमुलेटिव और डिस्पर्स्ड इनइक्वालिटी पे सीधा क्वेश्चन यूपीएससी मेन सोशियोलॉजी ऑप्शनल में आ चुका है। तो आंद्रे बेते का एक कॉन्सेप्ट है
सो दिस इज ऑल दैट यू नीड टू नो अबाउट इनइक्वालिटी। आगे भी हम और कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करते रहेंगे। लेट मी नो इफ you have any suggestions in your mind or anything that I can improve upon in these videos in the comment section. Thank you and take care.